नमस्कार दोस्तों। मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन को वाइड स्प्रेड यूजेज के लिए अप्रूवल दे दिया है। इस वैक्सीन का नाम है RTS-S या फिर AS01। इसको मार्केट में मॉस्क्विरिक्स के नाम से जाना जाएगा। ये मलेरिया के लिए तो फर्स्ट वैक्सीन है ही है, किसी भी पैरासाइट से होने वाले डिजीज के लिए भी ये पहली वैक्सीन है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस डेवलपमेंट के बारे में। ये वैक्सीन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है उसको डिस्कस करेंगे। ये वैक्सीन जो है ये मदद कैसे करती है हम वो स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि इस वैक्सीन को डेवलप करने में इतना टाइम क्यों लग गया है एंड इस वैक्सीन का आगे जाके फ्यूचर में क्या स्कोप है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस वैक्सीन के बारे में देखते हैं। हुआ क्या है, साइंटिफिक एफर्ट्स जो 30 साल से चल रहे थे वो फाइनली कल्मिनेट हुए हैं एंड WHO ने अपना अप्रूवल दिया है वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट एनी पैरासिटिक डिजीज। जो ये रिकमेंडेशंस हैं ये बेस्ड ऑन रिजल्ट हैं ऑफ एन ऑनगोइंग पायलट प्रोग्राम जो घाना, कीनिया एंड मलावी में चल रहा है। एंड इस पायलट प्रोग्राम में 8 लाख से ज़्यादा बच्चे वैक्सीनेट हुए हैं सिंस 2019। जो ये ट्रायल है वो 2015 एंड 2016 से चल रहा था एंड फाइनली जो प्रोग्राम है जिसके रिजल्ट से अप्रूवल मिला है वो 2019 से चल रहा था। तो ये है कीनिया, ये है मलावी एंड ये है घाना। यहाँ की गवर्नमेंट्स ने इस पायलट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है एंड जिससे फाइनली वैक्सीन का अप्रूवल मिला है। तो जो वैक्सीन है वो है RTS AS01 वैक्सीन। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द ब्रांड नेम मॉस्क्यूरिक्स। इसको डेवलप किया गया है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने एंड जो ये वैक्सीन है ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है द रिस्क ऑफ सिवियर डिजीज इन मलेरिया इन्फेक्टेड चिल्ड्रन। तो बेसिकली इस वैक्सीन को लेने के बाद जो बच्चे हैं उनमें फेटेलिटी जो डेथ है वो काफ़ी रिड्यूस हुई है। जो ये वैक्सीन है ये जिस स्ट्रेन के खिलाफ एक्ट करती है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये मलेरिया का सबसे डेडली पैरासाइट है ग्लोबली एंड ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। अब हम देखते हैं कि जो ये वैक्सीन है ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, सिर्फ 2019 में ही ये एस्टिमेट किया जाता है कि 229 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया हुए हैं दुनिया भर में। 229 मिलियन माने 23 करोड़ के आसपास केसेस टोटल मलेरिया के रिपोर्ट किए गए हैं सिर्फ 2019 में। एंड इन केसेस में से एस्टिमेटेड नंबर ऑफ मलेरिया डेथ्स हैं 4,09,000। इन 4,09,000 डेथ में सबसे वल्नरेबल जो ग्रुप है वो है चिल्ड्रन एज्ड अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। 2019 में जो डेथ्स हुई हैं उसका 67%, ये जो नंबर है ये डेथ सिर्फ 5 साल के नीचे के बच्चों का है। जो मलेरिया है वो मोस्टली अफ्रीका में एंडेमिक है एंड अफ्रीका में भी नाइजर, कॉन्गो, तंजानिया, मोजाम्बिक, नाइजर एंड बुर्किना फासो में जो डेथ्स हुई हैं उसके आधे से ज़्यादा डेथ्स सिर्फ ये कंट्रीज अकाउंट फॉर करती हैं। ये देखिए, नाइजर, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, कॉन्गो, तंजानिया एंड मोजाम्बिक, ये कंट्रीज जो टोटल डेथ्स हुई हैं उससे आधे से ज़्यादा जो डेथ्स हैं उसको अकाउंट करती हैं। एंड ये माना जाता है जो सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं एंड केसेस होते हैं वो सब सहारन अफ्रीका में होते हैं। ये जो एरिया है उसको आप सब सहारन अफ्रीका के अंदर मान सकते हैं। तो इतने बड़े वाइड जोग्राफिकल एरिया में मलेरिया का जो है प्रॉब्लम है, इसीलिए जो ये वैक्सीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये गेम चेंजर हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बताता है कि जो वैक्सीन है ये 4 में से 10 केसेस ऑफ मलेरिया को प्रिवेंट करती है एंड 3 में से 10 सीवियर केसेस को प्रिवेंट करती है। ये वैक्सीन कॉस्ट इफेक्टिव भी है एंड इसको डिलीवर करना भी आसान है। तो जो ये वैक्सीन है इसका आप देखेंगे 30 to 40% एफिकेसी है। हालांकि एफिकेसी कम है बट जो ये नंबर ऑफ डेथ्स हैं अगर इसमें 30-40% भी रिडक्शन आ गया तो वो गेम चेंजर है। एंड आगे जाके हम देखेंगे कि जो आगे वैक्सीन्स डेवलप हो रही हैं उनकी एफिकेसी कई ज़्यादा है। तो इस वजह से जो ये वैक्सीन है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम जो वैक्सीन है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जो ये वैक्सीन है वो डेवलप करी गई है विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है? गावी जो वैक्सीन अलायंस है, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया
एंड यूनाइटेड। तो ये 3 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने फंडिंग प्रोवाइड करी थी इस वैक्सीन के लिए। जो पाथ का मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव है उसके हिसाब से जो RTSS की वैक्सीन है उसको 1987 में क्रिएट किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, जो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की लैब में काम कर रहे थे। उसके बाद भी देखिए इस वैक्सीन पे इतना काम चला है एंड फाइनली जाके इस वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। जो ट्रायल है वो इंडिकेट करते हैं कि जो ये वैक्सीन है ये 30% रिडक्शन कॉज करती है इन इंसिडेंस ऑफ सीवियर मलेरिया, माने 30% ऑफ सीवियर मलेरिया को प्रिवेंट करेगी। सीवियर मलेरिया कौन से हो गए? जिनमें डेथ होती है या फेटालिटी होती है। व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन एरिया वेयर एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है एंड पीपल जो है, लोग जो है वो नॉर्मली इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड मॉस्किटो नेट्स को यूज करते हैं, तो वहां पे ये देखा जा रहा है कि ये वैक्सीन हेल्प करती है। जो ये वैक्सीन है ना, जो ये मलेरिया के एकदम फर्स्ट फेज है ना, उसी में हेल्प करती है। जो फर्स्ट फेज हो गया वो कौन सा फेज हो गया? इस फेज को बोलते हैं स्पोरोजॉइट फेज। इसमें क्या है, जब मलेरिया का जो मॉस्किटो है वो काटता है ह्यूमन को, उसके ब्लड स्ट्रीम में पैरासाइट ट्रेवल करता है लिवर तक एंड फिर वो लिवर को इन्फेक्ट करता है, जिससे आगे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इन्फेक्ट होते हैं। तो इस वाले फेज को प्रिवेंट करने के लिए ये जो वैक्सीन है वो हेल्प करती है। अब देखते हैं जो वैक्सीन है ये मदद कैसे करेगी। जो वैक्सीन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रेकमेंड किया है अपने 2 ग्लोबल एडवाइजरी बॉडीज से। पहली थी ऑन इम्यूनाइजेशन माने टीकाकरण एंड दूसरी ऑन मलेरिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वैक्सीन को मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए रेकमेंड नहीं किया है, इसको कॉम्प्रिहेंसिव मलेरिया कंट्रोल के लिए रेकमेंड किया है। माने जो मलेरिया है उससे लड़ने के लिए जो अलग अलग मेथड यूज होते हैं उसमें से एक मेथड वैक्सीन हो जाएगा। तो इसमें ये क्या रेकमेंड करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि जो RTSS AS01 मलेरिया वैक्सीन है इट शुड बी यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम मलेरिया इन चिल्ड्रन लिविंग इन रीजन विद मॉडरेट टू हाई ट्रांसमिशन। माने मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस वैक्सीन को यूज करना चाहिए। एंड कब यूज करना चाहिए? जैसे ही मलेरिया का सीजन शुरू होने वाला है उससे स्ट्रेटेजिकली थोड़ी पहले आप ये वैक्सीन अगर लगा दोगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी ये वैक्सीन। तो जो ये मलेरिया वैक्सीन है इसको 4 डोजेज में चिल्ड्रन को एडमिनिस्टर करना चाहिए। एंड किन बच्चों को? जो 5 महीने से ज़्यादा की एज है जिनकी, मतलब 5 महीने के बाद 4 डोजेज देनी है। जो पहली 3 डोज हैं वो 1 मंथ अपार्ट होनी चाहिए एंड जो 4th डोज है वो 3rd डोज के 18 महीने के बाद एडमिनिस्टर करनी चाहिए। उससे जो मलेरिया डिजीज है और उसका बर्डन है उसमें रिडक्शन होगा। तो जो ये वैक्सीन है ये कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये एक फुल एंड फाइनल सोल्यूशन नहीं है। ये मलेरिया से जो लड़ने के लिए शस्त्रागार है उसमें एक एडिशनल शस्त्र है। जो मलेरिया से लड़ने के लिए आर्सनल है उसमें एक और वेपनरी है। तो ये एक एडिशन है मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए जो मलेरिया का टूल किट है उसमें। और क्या क्या उसमें जो टूल किट है और क्या क्या टूल्स हैं उसमें? एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, मॉस्किटो नेट्स हैं एंड इंसेक्टिसाइड्स हैं। तो ये हो गया कि मलेरिया की जो वैक्सीन है वो कैसे मदद करेगी। अब ये हम देखते हैं कि जो ये वैक्सीन है, जैसे हमने अभी देखा जो कोविड की वैक्सीन है वो तो 1 साल के अंदर डेवलप होके आ गई, तो जो मलेरिया की वैक्सीन है उसको डेवलप करने में इतना समय क्यों लगा है? जो मलेरिया की वैक्सीन है उसे डेवलप करने में इसलिए इतना वक्त लग रहा है क्योंकि जो मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट है उसकी लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस लाइफ साइकिल में मॉस्किटो है, ह्यूमन लिवर है, ह्यूमन के ब्लड स्टेजेस हैं एंड जो पैरासाइट है उसमें भी कंटिन्यूसली वेरिएशन होते रहते हैं। इससे मलेरिया के लिए वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जो मलेरिया का पैरासाइट है वो काफ़ी सालों से है, तो इतने सालों में वो ह्यूमन इम्यून सिस्टम को एवेट करना सीख गया है, उससे और चैलेंजेस क्रिएट होते हैं वैक्सीन बनाने में। तीसरा क्या है, जो मलेरिया है वो मोस्टली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में होता है। इन कंट्रीज में बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की फंडिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली ये जो कंट्रीज हैं प्रोएक्टिवली मलेरिया रिसर्च में फंडिंग दे नहीं सकती। इसलिए जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है मलेरिया के वैक्सीन प्रोड्यूस करने का, एंड वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके डिजीजेस की वैक्सीन क्रिएट करने में अपने एफर्ट्स लगाते हैं। तो इसीलिए जो वैक्सीन जो थी मलेरिया की वैक्सीन थी उसे डेवलप करने में इतना समय लग गया। अब हम देखते हैं कि कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे मलेरिया कंट्रोल में आ गया है या फिर कंप्लीटली खत्म हो गया है। वो देश जहां पे मलेरिया खत्म हो गया है ग्लोबली
जो मलेरिया है वो धीरे धीरे कम हो रहा है एंड एलिमिनेट हो रहा है, तो जो एलिमिनेशन का नेट है वो वाइडन हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज गोल ऑफ ज़ीरो मलेरिया की तरफ जा रहे हैं। 2019 में ही 27 ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने 100 से ज़्यादा इंडिजीनियस केसेस ऑफ मलेरिया को रिपोर्ट किया, माने 27 कंट्री में 100 से कम केसेस हुए थे। कंट्रीज जिन्होंने, किन कंट्रीज को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया जाता है, वो कंट्रीज जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव साल तक 0 इंडिजीनियस केसेस ऑफ मलेरिया को अचीव किया है, वो एलिजिबल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेट ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन के लिए। ओवर 2 डेकेड्स 11 ऐसी कंट्रीज हैं जिनको ये मलेरिया एलिमिनेशन का सर्टिफिकेट मिला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वो कौन सी हैं? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 2007 में, मोरक्को, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, है श्रीलंका जिसने मलेरिया को 2016 में एलिमिनेट किया था। फिर है किर्गिस्तान, पैराग्वे, उज़्बेकिस्तान, अल्जीरिया, अर्जेंटीना एंड एल सल्वाडोर। इन कंट्रीज ने पिछले 2 डेकेड में मलेरिया को कंप्लीटली एलिमिनेट कर लिया है अपनी कंट्रीज से। पिछले 20 साल में सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया मलेरिया के केसेस काफ़ी कम हुए हैं। तो पिछले 2 दशक में, 2 डेकेड्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है मलेरिया को कंट्रोल करने में। अब हम देखते हैं जो ये वैक्सीन है ये भारत कब आएगी। जनवरी 2021 में भारत बायोटेक, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एंड पाथ ने एक प्रोडक्ट ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन किया था जो इंश्योर करेगा कि जो ये आरटीएसएस वैक्सीन है इसकी लॉन्ग टर्म सप्लाई रहे। तो भारत बायोटेक एक पार्टी है इस एग्रीमेंट में, एंड क्योंकि भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है, इवेंचुअली इंडिया में ये वैक्सीन आनी ही है। अभी जो ये वैक्सीन का फोकस है वो अफ्रीका है, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है हमने जो पढ़ा था, वो सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो अफ्रीका में ही करता है। इंडिया में भी इसके केसेस हैं, बट इंडिया में सिचुएशन इतनी अलार्मिंग नहीं है कि इमीडिएटली वैक्सीन की ज़रूरत पड़े। तो इवेंचुअली इन द फ्यूचर वैक्सीन आएगी, बट अभी जो नियर फ्यूचर है उसमें वैक्सीन इंडिया में नहीं यूज़ करने वाले, जो वैक्सीन है वो अफ्रीका में यूज़ होने वाली है। ये हो गया वैक्सीन, ये आंसर करता है वैक्सीन इंडिया कब आएगी। तो अब फ्यूचर स्कोप क्या है इस वैक्सीन का? जो ये वैक्सीन है ये तो आ गई है, इसकी 30-40% एफिकेसी है, बट ऑलरेडी एक और नई वैक्सीन है जो प्लान्स में है जिसकी एफिकेसी ज़्यादा है। उस वैक्सीन का नाम है R21 या मैट्रिक्स एम। ये वैक्सीन कैंडिडेट है जिसने फेज 2 में 77% एफिकेसी दिखाई है। जो ट्रायल है वो इस साल के मई में एंड हुआ था। अभी इसका 3rd फेज ट्रायल हुआ नहीं है, बट जो ये R21 मैट्रिक्स एम है ये इसलिए काफ़ी अच्छा कैंडिडेट है क्योंकि ये मॉस्क्यूरिक्स का ही मॉडिफाइड वर्जन है। इसको रिसर्चर्स ने, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। अभी इसका फेज 3 ट्रायल होगा एंड उम्मीद करी जाएगी कि अगले कुछ सालों में 77 या 75% एफिकेसी वाली R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन आएगी। तो ये आज हमने मलेरिया वैक्सीन के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल था। अगर यूज़फुल था तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आप किसी और टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अंटिल देन आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।